नमस्कार साथियों, मैं आपका सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी मोर के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी? मोर के ऊपर। मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीकॉक। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए आज चर्चा करते हैं मोर के ऊपर। मोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? PEACOC के। पीकॉक यानी क्या होता है? मोर। तो देखो, चित्र में मेरी इतनी महारत हासिल नहीं चित्र बनाने में, फिर भी मैंने मोर का जैसा बना वैसा चित्र बनाया। आप ये देख ही रहो, इस प्रकार मैंने ये मोर के चित्र बनाए हैं। मोर आपने देखा भी होगा। तो आइए चर्चा करते हैं मोर के बारे में। अपन किसी भी की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले उसको दुनिया में पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है, तो उसके वैज्ञानिक नाम की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मोर का वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम है बोलो? मोर का। किसका वैज्ञानिक नाम है बोलो? मोर का। तो अपन सबसे पहले मोर के वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं। तो उसका वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। क्या है? पावोक्रिस्टेटस। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावोक्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। अब देखो, मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? बात करते हैं इसकी। दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1963 को। तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1963 को। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब मिला, तो आप क्या बताओगे? 26 जनवरी 1963 को। क्या घोषित किया? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। मोर को क्या घोषित किया? राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। किस कारण से मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? उसका क्या रीजन, यानी कि क्या कारण है? तो कारण क्या है? सौंदर्य के कारण। मोर का सौंदर्य क्या है? अद्भुत है, एक कल्पनीय है, देखने लायक है। और हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें भी मोर का काफ़ी वर्णन मिलता है प्राचीन शास्त्रों में। तो सौंदर्य के कारण मोर को क्या घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अब बात करते हैं मोर की। तो मोर किस परिवार का सदस्य है? तो मोर फेसी या डीनाई परिवार का सदस्य है। मोर किस परिवार का सदस्य है? तो मोर है फेसी या नीडाई परिवार का सदस्य है। मोर को अंग्रेजी भाषा में ब्लू पीफोडल, मोर को अंग्रेजी भाषा में ब्लू पीफोडल अथवा क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं। तो मोर को अंग्रेजी भाषा में ब्लू पीफोडल अथवा पीकॉक कहते हैं। ठीक है। हमारे पड़ोसी देश, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। क्या नाम है उस देश का? क्या नाम है पड़ोसी देश का? म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? मोर है। तो आपसे पूछा जाए कि हमारा जो पड़ोसी देश म्यांमार है उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी कौन है? मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वो भी क्या है? मोर है। ठीक है। नर, नर को तो क्या कहते हैं? मोर कहते हैं। और मादा होता है उसको क्या, मादा को क्या कहते हैं? मोरनी। यानी जो नर होगा उसको क्या कहेंगे? मोर। और जो मादा होगी उसको क्या कहेंगे? मोरनी। लेकिन सम्मिलित रूप से अपन नॉर्मल वे में क्या कह देते हैं? मोर कह देते हैं। लेकिन नर के लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? मोर का। और मादा के लिए किसका करेंगे? मोरनी का। ठीक है। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। देखो, मोर के अलग अलग कलर और भी मिल सकते हैं, जैसे जामुनी कलर विश्व में और भी कई देशों में मिल सकता है। लेकिन नीला मोर, कौन सा मोर है बोलो? नीला मोर, ब्लू पीकॉक, भारत और श्रीलंका का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है ना? राष्ट्रीय पक्षी है। संस्कृत भाषा में ये मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? मयूर के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट, क्या है? मुकुट। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इसी पक्षी के महत्व को दर्शाता है। भगवान जो श्री कृष्ण है उनके जो मुकुट है उसमें श्री कृष्ण की जो पंखी लगी रहती है वो इस पक्षी के क्या दर्शाता है? महत्व को दर्शाता है। यानी इस पक्षी का धार्मिक महत्व क्या है? ठीक है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि क्या कारण है? इसका सौंदर्य इसका प्रमुख कारण है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य का क्या नाम है? मेघदूत। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी ऊंचा स्थान दिया है। महाकवि कालिदास का जो ग्रंथ है, जो उनकी रचना है, महाकाव्य है मेघदूत, उसमें मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी ऊंचा दर्जा दिया है। किसने दिया है? महाकवि कालिदास ने।
नर मोर की लंबाई, नर मोर होता है उसकी लंबाई होती है 215 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 215 सेंटीमीटर। और उसकी ऊंचाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग कितनी होती है? 95 सेंटीमीटर। ठीक है। अब जो मोर होता है उसका शरीर क्या होता है? थोड़ा भारी होता है और उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है। तो वो क्या होता है कि ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं उड़ पाता है और ज़्यादा दूरी पर और ज़्यादा स्पीड में भी नहीं उड़ पाता है। तो देखते हैं मोर की उड़ने की रफ्तार कितनी होती है। तो मोर के दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मोर के दौड़ने की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कितना किलोमीटर प्रति घंटा होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं मोर के पंख की। आपको पता है कि मोर वर्षा ऋतु में नाचता है। जैसे ही मौसम बनता है, बादल छा जाते हैं आसमान में, तो वो क्या करता है? अपने सुंदर सुंदर पंखों को फैलाकर क्या करता है? नृत्य करता है। तो जो मोर के पंख होते हैं वो बारिश के मौसम में क्या हो जाते हैं? पंख टूटा के अपना आप ही थोड़े थोड़े गिरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन साल में अगस्त महीना ऐसा होता है जब मोर के पंख क्या हो जाते हैं? अपने आप ही झड़ जाते हैं। और वापस जो ग्रीष्म काल की जो ऋतु आती है उससे पहले ही मोर के पंख वापस क्या आते हैं? निकल आते हैं। तो मोर के पंख एक बार अगस्त महीने में झड़ जाते हैं। कौन से महीने में झड़ जाते हैं? अगस्त महीने में। ग्रीष्म काल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। तो अगस्त में झड़ते हैं और ग्रीष्म ऋतु के आने का जो प्रारंभ होता है ना, उससे पहले ही उसके पंख क्या आते हैं? वापस निकल आते हैं। मोर की उम्र, अब देखो मोर की औसत उम्र कितनी होती है? लगभग 25 से 30 वर्ष। कितनी होती है? मोर की उम्र 25 से 30 वर्ष होती है। मोर के पंखों की संख्या 150 होती है। कितनी होती है? 150। ये क्या होता है? अप्रोक्सीमेट, यानी क्या होती है? लगभग। और ये उम्र भी क्या है? लगभग, यानी कि 25 से 30 वर्ष की उम्र तो मोर की उम्र हो सकती है, यानी इसका जीवन हो सकता है। और पंखों की संख्या कितनी होती है? लगभग 150। अब बात कर रहे हैं मोर की। तो मोर क्या होता है? नर मोर होता है और मादा क्या होती है? मोरनी होती है। तो नर और मादा की पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? कैसे नर और मादा को पहचान सकते हैं कि भाई ये मोर है या मोरनी? तो चर्चा करते हैं इनकी पहचान के बारे में। नर और मादा मोर की पहचान कैसे करते हैं? नर और मादा मोर की पहचान। अब देखो, जो नर मोर होता है उसके सिर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिर की, यानी देसी भाषा में कहेंगे माथा। ठीक है। तो इसके जो नर मोर होता है इसके सिर की बात करते हैं। तो इसके सिर पर जो कलंगी होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? कलंगी बड़ी होती है। और जो मोर की जो पूंछ होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? लंबे व सजावटी पंखों का गुच्छा। अब देखो, नर मोर में क्या होगा? उसका सिर होगा, उसके ऊपर कलंगी क्या होगी? बड़ी होगी। और उसकी पूंछ पर क्या होंगे? लंबे व सजावटी पंखों का गुच्छा। अब बात करते हैं मादा। मादा को क्या कहेंगे? मोरनी कहेंगे। तो मोरनी की पहचान कैसे करेंगे? तो देखो, मादा होगी मोरनी, तो उसके सिर पे क्या होगी? कलंगी कैसी होगी? छोटी होगी। कलंगी कैसी होगी? छोटी। और सजावटी पंख नहीं होते। देखो, मोर में क्या होते हैं? सजावटी पंख होते हैं, इसमें सजावटी पंख क्या होते हैं? नहीं होते हैं। मोरनी घोंसला नहीं बनाती है, ये जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोरनी क्या करती है? घोंसला नहीं बनाती, यानी कि नेस्ट नहीं बनाती है, जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर क्या देती है? अंडे देती है। तो मोरनी घोंसला नहीं बनाती है, जमीन पर ही सुरक्षित स्थान पर क्या देती है? अपने अंडे देती है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। मैं पहले ही बात कर रहा था कि धार्मिक बहुत महत्व है, इसकी सौंदर्यता के कारण राजा महाराजा भी मोर को क्या करते थे? काफ़ी अधिक पसंद करते थे। तो राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, कौन से सम्राट है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। जो प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राज्य में जो सिक्के चलते थे, उनके जो सिक्के चलते थे ना, उनके एक तरफ मोर का चित्र प्रदर्शित हुआ करता था। तो देख लो, आप मोर के महत्व को समझ ही रहे हो। इस प्रकार मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल बादशाह कौन है? शाहजहां, जिस तख्त पर बैठते थे उसकी संरचना मोर जैसी थी। मुगल बादशाह शाहजहां थे जो जिस तख्त पर, यानी जिस आसन पर, जिस कुर्सी पर बैठते थे उसकी संरचना कैसी थी? यानी उसकी आकृति कैसी थी? मोर जैसी थी। किसकी जैसी थी? मोर जैसी, यानी पीकॉक जैसी थी। अब देखो, अपन मोर की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हिंदी में भी मोर का आता है, वर्णन आता है पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत। बात करते हैं मोर के पर्यायवाची शब्द। देखो, अपन को ऐसा पढ़ना है, को रिलेट करते हुए पढ़ना है, ताकि अपन मोर का राष्ट्रीय महत्व भी समझ सके, धार्मिक महत्व भी समझ सके, और हिंदी में इस पर्यायवाची क्या है वो भी अपन जान सके।
तो मोर के पर्यायवाची शब्द, मोर के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से बात करते हैं? मोर को क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर। और क्या कहते हैं? सिखी। क्या कहते हैं? सिखी। क्या कहते हैं? सीतापांग भी कहते हैं मोर को। और क्या कहते हैं? नर्तक प्रिय। क्या कहते हैं? नर्तक प्रिय। यानी मोर क्या करता है? नाच करता है, नाचता है, कितना बढ़िया डांस करता है, तो उसको क्या कहते हैं? नर्तक प्रिय। ठीक है। और क्या कहते हैं? मेह प्रिय। क्या कहते हैं? मेह प्रिय। और क्या कहते हैं? केक। क्या कहते हैं? केक भी कहते हैं। नीलकंठ, उसका जो कंठ होता है, कंठी थोड़ी नीली दिखती है, उसको क्या कहते हैं? नीलकंठ कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं? शिखावल। क्या कहते हैं? शिखावल। क्या कहते हैं? शिखावल। और मोर को क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग। सारंग कहते हैं। और क्या कहते हैं? मोर को ध्वजी। क्या कहते हैं? ध्वजी कहते हैं। तो ये मोर की जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो सामाजिक जो भी जानकारी थी मोर की, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई। यदि आपको ये वीडियो यानी कि क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मोर की जानकारी और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ 360 डिग्री, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आपको अच्छी से अच्छी कक्षा समय पर और इसी प्रकार इसी अंदाज से अवेलेबल होती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।